अच्छा क्लास, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी डिफरेंट थेरीज पेश की थी। रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उसने प्लेनेटरी मॉडल प्रेजेंट किया था, लेकिन उसके एटॉमिक मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स थे। तो उनके एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए एक और साइंटिस्ट थे बोहर, जिन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था। Now, there are certain postulates of Bohr atomic model. The very first point of Bohr atomic model is that electron revolve in fixed orbit around the nucleus. ये न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं, जिनको हम शेल्स भी कह सकते हैं, जिनको हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं. एंड द सेकेंड पॉइंट इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम एज लॉन्ग एज इट इन्वॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब तक एक ही ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मीन्स एनर्जी विल बी कांस्टेंट एज वेल एज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज present in a specific shell. For example, if an electron is present in second shell of an atom, its energy will be fixed and it will not be changed. जब तक वो इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में रहेगा उसकी एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. नाउ सी द थर्ड पॉइंट. अब ये थर्ड पॉइंट हमें बता रहा है कि किसी भी एटम की एनर्जी में कब फ़र्क पड़ेगा. एनर्जी विल बी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट. हायर ऑर्बिट मींस के जो शेल न्यूक्लियस से दूर होंगे उनके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो इसीलिए उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए हम उनको कहेंगे हायर ऑर्बिट्स. और जो शेल्स न्यूक्लियस के करीब होंगे उनके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है. तो करीब वाले शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच के रखेगा, इसीलिए उनकी एनर्जी कम होगी. तो आपको इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि एनर्जी विल ओनली बी चेंज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स इट्स शेल. यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से लोअर शेल की तरफ आता है तो एनर्जी रिलीज़ होगी, और जब लोअर शेल से हायर शेल में जाता है तो उसको एनर्जी ज़रूरत होगी, क्योंकि लोअर शेल में उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एटम की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है. हायर शेल पे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो उसने न्यूक्लियस की कशिश से ख़ुद को आज़ाद करना है. दैट्स वाई इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी. सो एनर्जी विल बी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट एंड इट इज़ एब्जॉर्ब्ड when it moves from lower orbit to higher orbit. And the fourth point is कि जब ये एनर्जी कोई भी एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज़ करेगा, खारिज करेगा, तो ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी. दिस एनर्जी विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी दैट आर कॉल्ड क्वांटा. क्वांटा मीन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इसका सिंगल क्वांटम होता है. तो ये एनर्जी लाइट की फॉर्म में भी होती है, इसको क्वांटम भी कह सकते हैं, इसको फोटॉन्स भी कह सकते हैं. फोटॉन्स का नाम भी इसको दिया जाता है. फोटो का मतलब होता है लाइट, तो फोटॉन और क्वांटम सेम चीज़ है. क्वांटम जो है वो हम जनरल टर्म यूज़ करते हैं और फोटॉन का वर्ड खाली हम लाइट की फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसके लिए यूज़ करते हैं. नाउ यू कैन सी दिस इक्वेशन. इफ़ यू वांट टू नो द चेंज इन एनर्जी, कौन सी चेंज, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपना शेल छोड़ के किसी और शेल में जा रहा है, तो अगर हम उसमें एनर्जी चेंज मालूम करना चाह रहे हैं तो ये चेंज शो करते हैं ट्राइंगल के सिंबल से, एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड डेल्टा. सो डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1. E2 मीन्स हायर ऑर्बिट की एनर्जी और E1 मीन्स लोअर ऑर्बिट की एनर्जी. यानी अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में मौजूद है तो सेकेंड शेल की एनर्जी को हम E2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और उस इलेक्ट्रॉन ने अगर फर्स्ट शेल में आना है, न्यूक्लियस के करीब वाले शेल में आना है, लोअर शेल में आना है, तो उसकी एनर्जी को हम E1 से ज़ाहिर करेंगे, और इज़ इक्वल टू एच न्यू. ये जो वी सा लिखा हुआ है ना, ये वी नहीं है, इट इज़ न्यू, NU न्यू, इसको हम न्यू पढ़ते हैं, ठीक है. तो E1 इज़ द एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, E2 इज़ द एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, H इज़ प्लांक्स कांस्टेंट. मैक्स प्लांक एक साइंसदान था जिसने ये कांस्टेंट बताया था, एंड इट्स वैल्यू इज़ 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ये प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, ये फिक्स है, इसको हमने एज इट इज़ याद रखना है. और न्यू इज़ मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या और इमिटेड. जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने
अपना शेल छोड़ने पर हासिल की है या ख़ारिज की है, तो उस एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी जो शिद्दत होगी, हम ये कह सकते हैं, उसको हम इस न्यू के सिंबल से ज़ाहिर करेंगे। नाउ नेक्स्ट पोस्टुलेट इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। अब एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ होती है? मोमेंटम का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है उसके अंदर मोमेंटम मौजूद है। मोमेंटम इज़ बेसिकली अ प्रॉपर्टी विच इज़ प्रेजेंट इन द थिंग्स इन द एनीथिंग विच मूव्स। जो भी चीज़ मूव करती है हम कहते हैं उसमें मोमेंटम एग्जिस्ट करता है। और जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं एंगुलर मोमेंटम का, इट मीन्स द थिंग विल मूव इन अ सर्कुलर पाथवे, कि वो चीज़ सर्कल में मूव कर रही है। कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में मूव करता है देन इट्स मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। नाउ इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन पाथवेज विच आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। अब वो जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कल में होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलर मूवमेंट होती है न्यूक्लियस के गिर्द बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग। तो उसके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो मैथमेटिकली अगर हम देखें, दिस MVR मीन्स एंगुलर मोमेंटम। आमतौर पर MV मोमेंटम के लिए होता है, और जब हम इसमें सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो रेडियस का आ जाता है, और सर्कल का जो भी रेडियस बन रहा है देन इट कम्स टू बी MVR। सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। हेयर M मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का मास है दैट इज M। V इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। R इज रेडियस ऑफ शेल। रेडियस ऑफ शेल मीन्स के जो भी शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, उसका क्या रेडियस है। H इज़ अगेन प्लांक्स कांस्टेंट। अभी अभी हमने प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू देखी थी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एंड N इज़ नंबर ऑफ शेल, इट इज़ शेल, ठीक है, ये शेल का नंबर है। जिस ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट है सेकंड ऑर्बिट है, तो जो उसका नंबर होगा दैट विल बी N। फॉर एग्जाम्पल इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन फर्स्ट ऑर्बिट देन दिस N विल बी इक्वल टू N इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। देन देयर आर सर्टन डिफेक्ट्स इन बोहर एटॉमिक मॉडल। अब देखते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल में कौन कौन से डिफेक्ट्स थे, या कौन सी रीजंस की बेस पर ये मॉडल जो है एक्सेप्टेबल नहीं है या इसके अंदर फ्लॉज आ रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज़ इट इज़ एप्लीकेबल ऑन मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मीन्स जिस तरह हाइड्रोजन एटम है उसमें खाली एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन के बाद कोई और एलिमेंट अगर आ रहा है, जिस तरह लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इट मीन्स कि लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल जाएंगे, खाली एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। आपने खाली ये याद रखना है कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मीन्स के द एटम्स और आइंस दैट विल कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सिंपलेस्ट एलिमेंट्स के ऊपर या आइंस के ऊपर ये अप्लाई हो सकता है, ज़्यादा पे अप्लाई ये नहीं होता। एंड सेकेंड पॉइंट इज इट डजेंट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। स्पेक्ट्रम जो होता है इट इज़ बेसिकली द रिकॉर्ड ऑफ एनर्जी। जिस तरह अभी हमने बात की थी ना कि कोई भी एटम जब अपना शेल छोड़ता है, हायर शेल में जाता है या लोअर शेल में आता है, तो वो एनर्जी को या एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है। तो जितनी भी एनर्जी जज्ब हो रही होती है या खारिज हो रही होती है, दैट एनर्जी विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, एंड दैट ग्राफ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। एंड दिस स्पेक्ट्रम विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स, उसमें लाइन्स लगी हुई होंगी। जिस तरह रेनबो होती है ना, बारिश के बाद जो 7 कलर्स आ जाते हैं तो वो कलर्स एक दूसरे में मर्ज हुए हुए होते हैं, तो वो भी एक तरह का स्पेक्ट्रम होता है। बिल्कुल इसी तरह जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़ता है या किसी लो एनर्जी वाले शेल में आता है, तो उसमें जितनी भी एनर्जी रिलीज़ होती है या उसमें एब्जॉर्ब होती है उसको स्पेक्ट्रम में लाइंस की सूरत में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। सो इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मीन्स सिंपलेस्ट एटम, उनके लाइन स्ट्रक्चर को ये एक्सप्लेन नहीं करता। अब इसके बाद जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें, मैग्नेटिक फील्ड मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम उस स्पेक्ट्रम को रखें, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को, तो उसमें छोटी छोटी फाइन लाइंस आ जाती हैं, एंड दिस इज़ नोन एज जी मैन इफेक्ट। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो इस जी मैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। When spectrum of hydrogen atom is taken in magnetic field, it splits into fine lines. This is known as Zeeman effect, which cannot be explained by this model. So class, it was all about introduction of structure of atom, properties of electrons, protons and neutrons, then difference of atomic number and mass number,
difference of atomic isobars and isotopes and Bohr atomic model. And only one portion of this lecture has been left behind, और ये इसके बाद फिर मैं आपको इसके साथ ही ये वाला लेक्चर भी भेजती हूँ ताकि आपका ये चैप्टर वाइंड अप हो जाए.